हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल। वेलकम टू चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे गर्भश्री के पार्ट 4 के बारे में। अब तक हमने गर्भश्री की काफी सारी बातें कर देख ली थी। कोई समस्या आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है, उस पर जाके हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बात करेंगे आज बीज बीज भाग और बीज भाग अवयव के बारे में। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखिए, अगर हम इसको एक तरीके से मॉडर्न से कोरिलेट कर लें तो क्या क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, जो बीज होता है इसको आप बेसिकली गैमेट से कोरिलेट कर सकते हैं, मेल में स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवा। जो बीज भाग है इसको आप किससे कोरिलेट कर सकते हैं? क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम। और जब का बीज भाग है, बीज भाग अवयव, इसको आप किससे कोरिलेट कर सकते हैं? जीन से। यानी सबसे पहले जो बीज था हमने इसको किससे कोरिलेट करा? गैमेट से। ठीक है। बीज भाग को कोरिलेट करा क्रोमोसोम से, और बीज भाग अवयव को कोरिलेट करा जीन से। अब देखिए, मेल में आपको पता ही है स्पर्मेटोजोआ जो पुंबीज बोला गया है, फीमेल में ओवम को स्त्री बीज बोला गया। तो बीज आपको पता चल गया क्या होता है। एक तरीके से गैमेट जो होते हैं मॉडर्न में, वही यहाँ पर बीज कहलाते हैं। तो कह रहा है बीज जिनके कारण शरीर का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है, स्पर्म और ओवा की वजह से ही शरीर का निर्माण होता है, इसलिए उसको बीज बोल दिया गया। तो कहता है वह अपने अंदर प्रत्येक प्रकार के प्राकृतिक भाग को लिए हुए होता है। जैसे को पता है कि जनरली की जैसे आम का बीज है, आम की पेड़ का, तो उससे आम का पेड़ उत्पन्न हो जाता है। यानी हम इतना मानते हैं कि बीज की वजह से ही संपूर्ण बॉडी या संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो उसी तरीके से जो बीज होता है अपने अर्गन सार अपने अंदर क्या कहते हैं, पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स का एक स्ट्रक्चर लिए, या एक कह सकते हो कि एक इंफॉर्मेशन लिए हुए रहता है। बाकी क्या कहते हैं, बीच में अगर कुछ लिखने को आता तो आपको दोनों पॉइंट लिख करके आने, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू और आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू साफ लिख सकते हैं कि इट इज रिलेटेबल विद द गैमेट। इन मेल इट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ, कॉमनली नोन एज पुंबीज। इन फीमेल कॉमनली नोन एज ओवम और द स्त्री बीज। बीज क्या होता है? जिसके कारण शरीर का निर्माण होता है, जो अपने अंदर हर प्रकार के प्राकृत भाग यानी जो नॉर्मल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनका डाटा लिए हुए या उनके प्राकृत भाग को लिए हुए होता है। अब बात करते हैं बीज भाग का। बीज भाग क्या है? जो क्रोमोसोमल पार्ट है। तो कह रहा है बेसिकली जो पुंबीज होता है और जो स्त्री बीज होता है, दोनों ही गर्भ की उत्पत्ति में अपना एक कारण होते हैं, एक रोल होते हैं। बेसिकली अगर आपको पता है जो क्रोमोसोम्स के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, आपने पढ़े भी होंगे क्रोमोसोमल डिफेक्ट वगैरह, अगर इनके अंदर बीज भाग के अंदर किसी क्या कहते हैं किसी में दिक्कत आ जाती है तो अंगों में भी दिक्कत आ जाती है। यानी आप ये लिख सकते हैं बीज भाग के अंदर कि जो बीज भाग होते हैं पुंबीज और स्त्री बीज के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा बीज भाग के अकॉर्डिंग ही जो बीज भाग में इंफॉर्मेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग ही जो गर्भ होता है उसके ऑर्गन्स बन पाते हैं। तो यही कह रहा है कि स्पष्ट है कि पुंबीज और स्त्री बीज तथा गर्भ प्रत्येक अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति में समर्थ बीज भागों के संयोग से बने हुए होते हैं। यानी गर्भ के अंदर, यानी मैं लिख रहा हूं गर्भ के अंदर जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो किसकी वजह से बन पाते हैं? बीज भाग की वजह से। किसकी वजह से? बीज भाग की वजह से बन पाते हैं। तो सिंपली से हमने बात जानी कि क्या कहते हैं, पुंबीज और स्त्री बीज ये के अंदर जो डाटा होता है उसी की वजह से गर्भ के अंदर अंग और प्रत्यंग की उत्पत्ति हो पाती है। तो कह रहा है मॉडर्न साइंस में द क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस दैट कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी पार्ट्स। यानी एक तरीके से ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट जिसकी वजह से बन पाते हैं, डेट इज अ बीज भाग। तो ध्यान रखना है कि बीज भाग का किसका रोल, किसमें रोल होता है? बेबी के या गर्भ के बॉडी पार्ट्स यानी अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति करने में। अब बात करते हैं लास्ट बीज भाग अवयव, जिसको हमने जीन से कुलेट करा। तो यही कहा जा रहा है कि जिस जिस जीन के पार्ट में डिफेक्ट होता है उस पार्ट के अंदर गर्भ के अंदर भी डिफेक्ट देखा जाता है। यानी कह रहा है गर्भ उत्पादक बीज के बीज भाग से जो जो अंग प्रत्यंग होते हैं उसमें जिस अंग या प्रत्यंग का बीज भाग दूषित होता है उन अंग प्रत्यंगों में विकृति। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये एक जीन था, ठीक है, ये एक जीन था। आपको पता है जीन किसके अंदर होता है? क्रोमोसोम के अंदर। तो उसके बाद क्या होगा? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किसके अंदर होते हैं? गैमेट्स के अंदर। ये गैमेट्स है। या आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले गैमेट होता है, गैमेट के अंदर क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है। तो मैंने बोला कि अगर अगर जीन के अंदर कोई पार्ट ऐसा है जो प्रॉब्लमेटिक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल जीन के अंदर किसी क्या कहते हैं, मैंने माना कि इसके अंदर जो हेड है, हेड रीजन का जो डेटा है, हेड रीजन का जो डाटा है वो कैसा है? गड़बड़ है, यानी बेकार है, गड़बड़ है। तो गर्भ के अंदर जो हेड उत्पन्न होगा, जो सिर उत्पन्न होगा, उसके अंदर कोई ना कोई विकार आपको देखने को मिलेगा। यानी ध्यान रखना आपको, जो गर्भ के अंदर अंग और ऑर्गन्स की जो उत्पत्ति हो रही है उसके अंदर कोई डिफेक्ट देखने को मिल रहा है तो किसके से आ रहा है?
जीन की वजह से वो डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यही कह रहा है गर्भोत्पादक बीज के बीज भाग से जो जो अंग प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं उसमें अगर किसी अंग प्रत्यंग में कोई दिक्कत होती है, दूषित होता है, तो गर्भ के अंदर भी दिक्कत देखी जाती है। तो सिंपली हमने बीज भाग अवयव देखे, बस आपको इतना ही एक एक लाइन में लिख करके आना, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। यही कह रहा है आधुनिक मत अनुसार इसे जीन से समाप्त की समानता मिलाया जाता है। जीन इज द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल, या कह सकते हो मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्पर्म, या कह सकते हो या ओवम, या फिर कुल मिलाकर के गैमेट्स। गैमेट की एक बेसिक यूनिट होती है जो क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड होती है। यही कह रहा है जीन इज द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट लाइज ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर आपके जीन्स पाए जाते हैं विच इनकोड्स इंफॉर्मेशन, जो एक इंफॉर्मेशन आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ एयूजी, एजीजी, जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी जीन के ऊपर जो कोड प्रेजेंट होते हैं उसी की वजह से बन पाते हैं। ऑफ मेकिंग प्रोटीन, उन अमीनो एसिड से प्रोटीन बन पाते हैं, आपने पढ़ा होगा तीन तीन के ट्राई सेट्स होते हैं, ठीक है, उन तीन से एक अमीनो एसिड बनता है, फिर अमीनो एसिड की जो चेन होती है उसको ट्रांसलेशन होता है, फिर प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड की चेन से। इस तरीके की बात हम पहले से ही पढ़कर आ चुके हैं 12th क्लास के अंदर। फिर कह रहा है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेसिंग पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। अब बात करते हैं चिकित्सा में। देखिए चिकित्सा किसकी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, मैंने बोला आपकी बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन खराब हो गया या एक ऑर्गन सड़ गया, गल गया, तो उस ऑर्गन में कोई दिक्कत हो जाती है, तो उस ऑर्गन क्या करते हैं, कट के निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके यहाँ पर हाथ पर इन्फेक्शन हो गया तो क्या करेंगे, इसको काट करके बाहर निकाल देंगे। तो यही कह रहा है कि बॉडी में जो बीज या बीजवाग या जो अंग या प्रत्यंग दूषित होता है उसी को बाहर निकाल दिया जाता है, बस इसी में यही लिख रहा है। आगे आएंगे बीजवाग दृष्टि। तो देखिए आपको पता है कि स्त्री भी दृष्टि, अगर ओवम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फीमेल के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, को पता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, मुलेरियन जेनेसिस हो जाती है, ठीक। ये किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर। मेल के अंदर क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सब आप पढ़कर आ चुके हैं। बात करें बीज भाग अवयव दृष्टि, जनरली पूछा जाता है बीज भाग दृष्टि के दो एग्जाम्पल लिखिए, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है बीज भाग दृष्टि होने पर। तो आप तीन में से कोई भी दो लिख दीजिएगा। अगर बीज भाग अवयव दृष्टि आए तो आप इन चार में से भी कोई लिख सकते हैं कि अगर स्त्री बीज के अंदर बीज भाग दूषित आ गया है, बीज भाग अवयव, तो या तो कंजाइटल फीनल एनोमलीज हो जाएगा, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, या स्पाइना बिफिडा होगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और अगर पुनवीज का बीज भाग अवयव दुष्ट है तो क्या हो जाएगा, या आपका जो चिल्ड्रन है वो तो मर जाएगा या फिर डिफेक्टेड निकल करके आएगा। बात करते हैं लिंग विनिश्चय, यानी एक तरीके से किस तरीके से आप ये पता लगाएंगे कि मेल है या फीमेल है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड। तो उसमें कहा जा रहा है कि अगर शुक्र की अधिकता होती है तो जो चिल्ड्रन होता है वो पुरुष होता है, और अगर आर्थिक की अधिकता होती है तो संतान होती है स्त्री होती है, और दोनों बराबर मात्रा में होते हैं तो नपुंसक या इनफर्टाइल बच्चे का जन्म होता है। बात करते हैं व्यक्त गर्भा स्त्री के लक्षण। जो लेडी प्रेग्नेंट है उसके 2 महीने में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो कह रहे हैं कि उसके स्तनों में कालापन आ जाना, रोमराजी का उत्पन्न होना, आंखों में भारीपन का होना, बिना कारण के उल्टी हो जाना, शरीर में थकावट। दो चार एग्जाम्पल ऐसे कॉमनली याद करके लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, बात करेंगे मास अनुनासिक गर्भ वृद्धि क्रम यानी डेवलपमेंट ऑफ गर्भ। मंथ बाई मंथ क्या क्या होता है, हर मंथ देखते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सिंपल चीज आप देख रहे हैं, बहुत आसान चीज आ रही है, बस चैप्टर थोड़ा लंबा है, टिपिकल है। कोशिश कर रहा हूँ आपको इजी वे में ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं इससे समझाने की। वीडियो अच्छी लग रही है कमेंट करिए, लाइक करिए। बात करते हैं प्रथम मास। देखिए हम बात करेंगे एक एक मंथ में, हर मंथ में बेबी के अंदर क्या चेंज आता है। तो पहले महीने की बात करें तो पहले में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो उसका जो कोई भी बॉडी शेप होता है वो डिफाइन नहीं हो पाता, वो एक कह सकते हो गोले के रूप में, पिंड के रूप में, या कह सकते हो एक ग्रुप ऑफ सेल्स के रूप में अंदर रहता है। तो बस ये कह रहा है कि गर्भ धारण के पश्चात प्रथम मास में गर्भ का स्वरूप कलल के समान होता है, यानी सिंपली जो आप पढ़ते थे मॉलुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, उस तरह की कंडीशन में मॉरुला फेस इसको कह सकते हैं, जिसमें जो बच्चा होता है उसकी जो बॉडी शेप होता है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कलर शेप मतलब ग्रुप ऑफ सेल, सिंपली मॉरुला फेज जिसको बोला गया, इसमें जो बच्चे का बॉडी का शेप होगा प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे द्वितीय मास। द्वितीय मास में क्या होगा, तो द्वितीय मास में क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर जो गुण होते हैं, जो दोष होते हैं, उनके जो गुण होते हैं वो अपने अपना काम करते हैं। जैसे वात दोष होता है, पित्त दोष होता है, कफ दोष होता है, तीनों ही दोष अपना अपना काम करते हैं। जो क्या कहते हैं उष्ण गुण है पित्त का वो अपना काम करता है, जो शीत गुण है कफ का वो अपना काम करता है, जो वायु है वो मूवमेंट कराने का काम करती है। तो गर्भ के अंदर एक तरीके से क्या कह सकते हो, खलवली टाइम मस्ती, एक मूवमेंट होता है जिसमें तीनों दोष अपना अपना रोल करते हैं। पित्त अपनी उष्णता दे रहा है, कफ अपनी शीतलता दे रहा है, वायु मूवमेंट करा रही है, तब जाकर जो गर्भ होता है उसके अंदर एक शेप आती है। अब देखिए जो शेप होती है, पहले क्या हुआ करता था, पहले कोई एमनियोसेंटेसिस वगैरह नहीं हुआ करती थी, ये बार बॉडी मिल रही है तो फीमेल है, नहीं मिल रही है तो मेल है। पहले क्या हुआ करता था, हम क्या कहते हैं, जैसे इसमें आचार्य ने बताया है कि अगर जो गर्भ है वो पिंड के समान दिख रहा है,
यानी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनना है गर्भ का, तो हम बताएंगे कि आने वाली संतान पुरुष होगी। अगर पेशी के समान खिंचा हुआ स्ट्रक्चर बनना है, स्ट्रेच स्ट्रक्चर बनना है, तो स्त्री के समान या स्त्री संतान होगी। या फिर एक ट्यूमर टाइप बनना है, नॉन कोई शेप प्रॉपर दिख ही नहीं रही है, कोई गोला टाइप बनना है या ट्यूमर तरीके गुच्छा टाइप बनना है, तो कह देंगे कि वो जो चिल्ड्रन होगा वो इनफर्टाइल नपुंसक होगा। तो हमने क्या देखा द्वितीय मास में? हमने देखा कि द्वितीय मास में तीनों दोषों ने अपना अपना काम करा। कफ ने अपने शीत ऊर्जा से काम करा, पित्त ने अपने उष्ण ऊर्जा से काम करा, वायु ने मूवमेंट कराया, और जल अग्नि वायु, ये हमारी तीनों बॉडी पता है। जल मतलब कफ से है, अग्नि मतलब पित्त से है, वायु मतलब वात से, यानी हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीनों ने मिलकर काम करा। तीनों ने ही अपनी अपनी एक्टिविटीज दिखाई, और इनके महाभूतिक संगठन, यानी बात करें जो कफ होता है उसके अंदर जल की अधिकता रहती है, अगर बात करें पित्त की तो उसके अंदर अग्नि की अधिकता रहती है, वात के अंदर बात करें तो वायु मावत की अधिकता होती है। मैंने बताया था सर्व द्रव्य पंचभौतिक मशीनरी, यानी सब द्रव्य के अंदर पांचों मावत का रोल होता है, लेकिन फिर भी किसके अंदर किसके दिखता है ये मैटर करता है। तो उसी की तरीके से हमने देखा कि कफ के अंदर आपके पित्त, कफ के अंदर आपकी एक तरीके से जल मावत की दिखता है, पित्त के अंदर अग्नि मावत की दिखता है, और वात के अंदर वायु मावत की दिखता है। तो तीनों मावतों में हमने काम करा, तब जाकर गर्भ की उत्पत्ति हुई। और यहाँ पर गर्भ ने एक स्ट्रक्चर लिया, जो स्ट्रक्चर ये बताएगा कि आने वाला बच्चा मेल होगा, फीमेल होगा या इनफर्टाइल होगा। सिंपल। हमने देखा पिंड समान है तो मेल, पेशी समान है तो फीमेल, अर्बुद है तो इनफर्टाइल। बात करते हैं तृतीय मास में। तो तृतीय मास में क्या होता है? जो पहले पिंड था या पेशी थी या अर्बुद थी, जो भी था, एक इस तरीके का था या इस तरीके का था या इस तरीके का था, जिस भी तरीके का था, अब उसके अंदर एक प्रॉपर शेप आने लग जाती है। उसके अंदर से दो हाथ, दो पैर, एक सिर निकलने लग जाता है। यानी एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके की बॉडी शेप है, फीमेल है, तो उसके अंदर से पांच चीज, यानी दो हाथ, दो पैर और एक सिर, इस तरीके से पांच आउट ग्रोथ या कह सकते हो बट्स बाहर निकल आते हैं। इस हाइड्रा में आपने देखी होंगी, इस तरीके की पांच आउटिंग्स निकल आती हैं। तो ये कह रहा है तृतीय मास में दो हाथ, दो पैर, एक सिर प्रकट होने लगता है। इस कारण गर्भ में पांच पीड़िकाएं या कह सकते हो पांच बट्स दिखने लगती हैं, और बेसिकली जो अंग प्रत्यंग है उनका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। बात करें चतुर्थ मास में, तो जितने भी चतुर्थ मास होते हैं, चतुर्थ मास में क्या होता है? जितने भी आपके ऑर्गन, सब ऑर्गन यानी अंग प्रत्यंग होते हैं, उनका जो डिवीजन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा जो हृदय होता है आपका, हल्ट होता है, और जो चेतना धातु होती है वो व्यक्त हो जाती है, उसके अंदर प्राण आ जाते हैं, उसके अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो उसके अंदर जीवित आ जाता है। यानी आप इस टाइम पर आप गर्भ की हल्ट बीट को फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और इस टाइम पर आप हल्ट बीट सुन सकते हैं, इसलिए माता को दो हृदय नहीं बोला जाता है। यानी माता के अंदर से दो हृदय की आवाज आती है, एक तो बच्चे की और एक माँ की खुद। तो इसलिए इस अवस्था में जो कहते हैं लेडी होती है, उसको दो हृदय नहीं बोला गया। दो हृदय मतलब दो हृदय वाली, दो हृदय वाली। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो हृदय अवस्था किस मास में आती है? चतुर्थ मास में आती है। इसके अंदर बेसिकली जो गर्भ होता है उसके हृदय में चेतना का आगाज हो जाता है, जिस कारण उसका हृदय धड़कने लगता है, और दो हृदय के एक साथ धड़कने के कारण उसको हमने बोला दो हृदयनी। ठीक है। बात करते हैं पंचम मास। पंचम मास में मन और अधिक रूप से व्यक्त हो जाता है। षष्ठम मास में क्या होता है? बुद्धि प्रकट हो जाती है। सातवें महीने जो अंग प्रत्यंग होते हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, और बेसिकली जो गर्भ होता है वो शिशु रूप में बच्चे के आकार में दिखने लगता है। अष्टम मास में क्या होता है? देखिए अष्टम मास में स्पेशल है, जो स्पेशल है उसमें ज्यादा टाइम दे रहा हूं मैं। जो अष्टम मास में क्या होता है? इसमें जो ओज होता है अस्थिर होता है, कभी ओज माता के अंदर चला जाता है, कभी ओज बच्चे के अंदर होता है, मतलब कंटिन्यूसली मूवमेंट करता जाता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि 8वें मास में जो बच्चों की डिलीवरी होती है वो जीवित नहीं रह पाता, लेकिन आजकल ऐसा नहीं देखा जाता। बात करें 9वें 10वें 11वें मास में, तो इसमें जो बच्चे का जन्म होता है वो सामान्य होता है, नॉर्मल होता है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। बात करेंगे अगली वीडियो में आगे गर्भ उत्पादक भाव के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई समस्या होने पर इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। बिंग डॉक्टर ऐप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करिए, उसमें हमारे और भी कोर्सेज चल रहे हैं, पेड क्लासेस चल रही हैं फर्स्ट सेकंड ईयर की, आप इंटरेस्ट हो तो देख सकते हैं। बाकी टेक केयर, थैंक यू। कोई दिक्कत हो चैट सेक्शन में बताइएगा। अगली वीडियो जल्दी। थैंक यू टू ऑल।